जय हिंद दोस्तों, आपका अभय स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे महेश वर्णवाल जी का जो आया है सामान्य अध्ययन का बुक, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसमें हम लोग सार संग्रह के रूप में संपूर्ण मास्टर वीडियो देखेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं भौतिक फिजिक्स को एक मास्टर वीडियो, एक ही वीडियो में हम लोग सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे, वन लाइनर है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो कौन कौन है? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यह मूल मात्रक है जो कि इनकी संख्या 7 है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन या स्टेरेडियन होता है। ध्यान दीजिए, ल्यूमेन या स्टेरेडियन ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्सन। डॉप्सन इकाई है, ओजोन परत की मापने की इकाई है डॉप्सन। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और 1013 होता है बार वायुमंडलीय दाब। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट देखिए, इसमें मूल भौतिक राशियाँ और मात्रक और प्रतीक दिए हैं। इसमें देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। एक नज़र आप इसको परीक्षा में देख के भी जाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। 1 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो एक बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻−12 ग्राम के होता है 1 पिकोग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल सभी लोग जानते हैं दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, सभी लोग जानते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 746 वाट इंपोर्टेंट है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के या 10⁻⁻4 सेमी के या इतना मिलीलीटर के। इस तरह से इतना mm भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1/1000 mm, उसी को बोलते हैं मिलीमीटर। नेक्स्ट देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा को ओम मीटर में मापा जाता है। ओम मीटर में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टेरेडियन और रेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। ये कैसे मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं देखने के लिए बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दुग्ध में वसा की मात्रा मापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। नेक्स्ट देखिए, समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं। किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, विभिन्न मात्रक, इसको ध्यान देना है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और बल क्या है? सदिश राशि है। और इसके मात्रक क्या है? 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ये सभी को एक चार्ट में आप देख लीजिए, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य और घनत्व कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व अदिश राशि है। और सदिश राशि में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि हैं। विभिन्न मात्रक बराबर देख लीजिए,
1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर के बराबर होता है एक खगोलीय इकाई। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर। यह कई बार प्रश्न में पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। एक नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर होते हैं। एक टेरोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, घनत्व चुंबकीय तीव्रता एक कैसी है? घनत्व अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है और कार्य भी क्या है? अदिश राशि है। समय भी आपको अदिश राशि है। त्वरण, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता ये सब सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक फैदम में 6 फीट होते हैं और एक टेरोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। एक नैनो में तो जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर एक पेज में इंपोर्टेंट प्रश्न दिया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा की एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए प्रमुख भौतिक राशियां एवं उसके एसआई मात्रक। प्रमुख भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक को देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई सभी जानते हैं। आयतन, आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। त्वरण, त्वरण अथवा मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। और वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। वेग परिवर्तन बटा में समय। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर या न्यूटन होता है, या न्यूटन बल का। गतिज ऊर्जा का ½ mv² होता है। द्रव्यमान वेग याद रखिएगा। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल इसका होता है का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक केवल ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है स्थितिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन। और चाप बटा में त्रिज्या इसका क्या होता है? सूत्र होता है। कार्य का तो बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर तो जूल या न्यूटन मीटर होता है इसका एसआई मात्रक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर होता है एसआई मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक मीटर होता है। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक मीटर। यंग गुणांक या यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय तनाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रति सेकंड होता है। प्रति सेकंड वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। और वेग बटा में दूरी होता है इसका सूत्र। सयांता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल बटा में क्षेत्रफल गुणे वेग त्वरण होगा और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। यह एसआई मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सयांता गुणांक का तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक जूल सेकेंड होता है। वोल्टेजमय नियतांक तो जूल केल्विन होता है। वोल्टेजमय नियतांक का एसआई मात्रक जूल केल्विन होता है। नेक्स्ट देखिए, चालकता का यानी विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर या मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। और धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर या वोल्ट होता है। वेबर या वोल्ट। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर होता है। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण को। नेक्स्ट देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ से हम मस्तिष्क का मापन करते हैं। संवेग किसकी माप है? तो गतिज की मात्रा का माप है संवेग। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है? तो गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए,
कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो यह रेडियन है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? तो 1 खगोलीय इकाई, 1 खगोलीय इकाई। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है जब सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह जाड़े की ऋतु में होता है। इसमें महत्वपूर्ण मापन उपकरण को देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण तो अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आमीटर का विद्युत धारा की तीव्रता ज्ञात करने में आमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से। वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व एरोमीटर से मापते हैं, एरोमीटर से। एनीमोमीटर का काम क्या है? तो वायु की गति और शक्ति का मापन करने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। एक्सीलरोमीटर, गतिमान वाहनों की गति वृद्धि करता है। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा मापा जाता है, कैलोरीमीटर से। वर्नियर कैलिपर्स, तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है वर्नियर कैलिपर्स से। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापते हैं, क्रायोमीटर से। डेंसिटोमीटर से पदार्थ का घनत्व मापते हैं, डेंसिटोमीटर से। और फैदोमीटर से तो समुद्र नदी की गहराई मापते हैं, फैदोमीटर से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप से घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापते हैं, गायरोस्कोप से। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं, ग्रेविमीटर से। हाइड्रोमीटर, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापा जाता है हाइड्रोफोन से। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। क्रोनोमीटर, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। केस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है, इसके जगदीश चंद्र बसु जो भारतीय वैज्ञानिक थे खोज किए थे केस्कोग्राफ का। डायलेटोमीटर, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र है डायलेटोमीटर, ध्यान रखिएगा। डायनेमो, तो डायनेमो का क्या काम है? तो यह इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने वाला यंत्र है डायनेमो। नेफोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा का मापन करता है, नेफोस्कोप। रेडियो माइक्रोमीटर, तो उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। टैकोमीटर, तो किसी वस्तु के चक्रण की गति को माप करता है टैकोमीटर। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है सभी इसमें यंत्र। रेन गेज या यूडोमीटर, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है रेन गेज। रिफ्रैक्टोमीटर, तो रिफ्रैक्टोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है रिफ्रैक्टोमीटर। सेक्रोमीटर, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है सेक्रोमीटर। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गेज। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्सटेंट, ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। स्फेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र है स्फेरोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, तो ध्वनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। थियोडोलाइट, तो अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप किया जाता है थियोडोलाइट से। थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। और थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर दाब को मापने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखिए, वेंचुरीमीटर से द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र है वेंचुरीमीटर। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है लाउड स्पीकर। मैक मीटर, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति ज्ञात किया जाता है मैक मीटर से। मैग्नेटोमीटर में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र।
माइक्रोमीटर में अति सूक्ष्म लंबाई यानी मिलीमीटर का 1000वां भाग ज्ञात किया जाता है माइक्रोमीटर से। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है ओडोमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध मापता है ओम मीटर उपकरण है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है ओडोमीटर। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापते हैं पायरोमीटर से। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता ज्ञात किया जाता है फोनोमीटर से। पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करता है पॉलीग्राफ। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति पता लगाया जाता है वायुयान खासकर रडार से। नेक्स्ट देखिए रेडियोमीटर विकिरण का मापन करता है रेडियोमीटर से। सिस्मोग्राफ तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है कि कितना भूकंप आया। स्पीडोमीटर तो गतिमान वाहन की गति की जांच करता है स्पीडोमीटर। पाइर हिलियोमीटर तो सौर विकिरण का मापन करता है पाइर हिलियोमीटर। विस्कोमीटर तो द्रव की सयंता ज्ञात करने वाला यंत्र है विस्कोमीटर। वेब मीटर तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेब मीटर से ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनोमीटर तो विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रॉनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखिए यांत्रिकी। अब यांत्रिकी में हम पढ़ते हैं प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी, तो 45 डिग्री से। यदि आप कोई वस्तु 45 डिग्री से फेंकेंगे तो सबसे अधिक दूरी पर हो जाएगी और इसी सिद्धांत पर छक्का लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है 45 डिग्री का खिलाड़ियों द्वारा। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण यह न्यूटन के तीसरा गति के नियम के हिसाब से नाव से बाहर कूदने पर नाव विस्थापित हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, तो बल के बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और इसको किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। ध्यान रखिएगा गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम और जो कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषित होता है। नेक्स्ट देखिए प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद कर सकते हैं इंग्लिश। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलना मुश्किल होगा। न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। उदाहरण इसमें देखते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, सभी लोग जानते हैं। इसको एक नज़र उदाहरण देख लीजिए। तो गति के प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाए। एग्जाम्पल के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फॉल कर टूट कर नीचे गिरना, और कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण दर्री से जो विस्थापित हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम का उदाहरण है। और इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है जो कि जड़त्व के नियम से दिया था। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होता है। यह न्यूटन के द्वितीय गति का नियम है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यही उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी गति को तृतीय नियम यानी तृतीय प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति और चप्पू चलाने वाले नाव आगे बढ़ना, यह सभी तृतीय न्यूटन के गति के नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान, संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है तो A बराबर V माइनस U बटा में T इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। A जहाँ त्वरण को संकेत करता है और V अंतिम वेग है और V अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, T जो है समयांतराल है। T क्या है, समयांतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल मुक्त पृष्ठ होगा पर वलयाकार होगा। जैसे
इसमें से जा रहा है टैंकर भैंस पर भरा हुआ गाड़ी पर जा रहा है, तो इसमें जो हलचल होगा यह एक किनारे होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, यानी कि इसका जो सेंटर होगा बीच में होगा दोनों तरफ से। नेक्स्ट देखिए, एक समान वृत्तीय गति का त्वरण, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण पर प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल होगा। क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखिए, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है सरल गति आवर्त में। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम पर कार्य करता है कमानी तुला। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक 4 गुना लगाना पड़ेगा, 4 गुना लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक तो कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है उत्तोलक के। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का। फिर एक नज़र, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। इसको एक नज़र देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे के कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है, बल आघूर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिससे प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं प्रत्येक एग्जाम में। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर होता है पृथ्वी का पलायन वेग। और सूर्य का पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है सूर्य का पलायन वेग। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगी, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है, पृथ्वी के त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल की वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है? कम है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ 1/6 होता है। नेक्स्ट देखिए, भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होगी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। ध्यान देखिए, क्योंकि लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ध्यान रखिएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के
लकड़ी, लोहा, मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ध्यान दीजिए, लकड़ी, लोहा, मोम को एक साथ जब हम पृथ्वी पर गिराएंगे तो वह सभी एक साथ पहुंचेगा। कब? जब वहाँ कोई भी निर्वात में होगा। और जहाँ निर्वात नहीं होगा, सामान्य होगा, वहाँ सबसे पहले लोहा, उसके बाद मोम, उसके बाद लकड़ी गिरेगा। उसके बाद को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। यानी पिंड का मतलब कोई वस्तु का। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसमें अधिक भार होगा। भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है? 24 घंटा होता है। ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की समयावधि। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल यदि लुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर जी का अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। जैसे यह पृथ्वी हो गया तो इस तरह से जितना ऊपर बल है वहाँ नीचे भी बल उसी प्रकार से लगाया जाता है, इसीलिए यह नहीं गिरती है। इधर यहाँ इसका बल लगा रहता है, यहाँ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण उसको धक्का महसूस होता है, जो कि इस तरह से लगता है। यहाँ हमेशा उसका बल रहता है, सेंटर की तरफ नहीं होता है। और अभिकेंद्रीय बल में उसका सारा बल सेंटर की तरफ होता है और अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ होता है। अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए साइकिल सवार जो होता है अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग करता है। यही अपकेंद्रीय बल दूध मथने में होता है। जो दूध मथाता है मक्खन, उसमें होता है अपकेंद्रीय बल, और साइकिल सवार लेते हुए अभिकेंद्रीय बल का। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हो तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण देखिए। सूर्य एवं अन्य ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के अंतरक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और सबसे ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थों के सामान्य गुणधर्म। पदार्थों के सामान्य गुणधर्म में पहला प्रश्न देखते हैं, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। उसमें जो होगा उसमें वायुमंडलीय दाब से इसमें दाब अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाली जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिक रहता है, और झील के अंदर इतना ही रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, इसलिए जिंदा रहते हैं। नदी से समुद्र में प्रवेश करते समय किसी जहाज की प्रतिक्रिया क्या होगी? वह समुद्र में कुछ ऊपर आएगा, क्योंकि समुद्र का जो घनत्व है वह सामान्य नदी के घनत्व से क्या है? अधिक है। इसीलिए
जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जल है, यहाँ से जाएगा तो ये बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है, इसीलिए ऊपर आने पर यह बड़ा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायुमंडलीय दाब की कमी होने के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसीलिए जहाज या आदमी को तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ़ जब पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये बर्फ़ है, यह पानी भरा हुआ इतना इसका भाग है, तो यह शेष भाग तो अंदर ही रहता है, शेष भाग अंदर ही रहता है, और इतना भाग पिघलने पर यह पानी का तल जो होता है अपरिवर्तित होता है। इसी धोखा के कारण जो टाइटैनिक जहाज़ था डूब गया था, क्योंकि 1912 में जो बर्फ़ का चट्टान पानी में तैर रहा था और चालक को दिखाई नहीं दिया, जिससे टकराने के बाद चूर चूर हो गया था और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। पृष्ठीय तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य स्वसंजक बल, अणुओं के जो मध्य है स्वसंजक बल पृष्ठीय तनाव का कारण है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसमी दशा इंगित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। बर्फ़ की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होगा? यह बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर आकर भारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें उत्प्लावक बल काम करता रहता है। पानी के जब नीचे रहता है बाल्टी तो उत्प्लावक बल काम करता रहता है, जब ऊपर आने पर पूरा बल बाल्टी का हो जाता है, इसीलिए भारी महसूस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, जो बादल का घनत्व है वायु से भी कम होता है, इसीलिए वह तैरते हैं। लोहे का घनत्व तो उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक है, पारे के घनत्व से कम होता है, इसी कारण लोहे की कील पारे पर तैरती है। यानी कि जो पारा का घनत्व है लोहे से ज़्यादा होता है, इसीलिए लोहा पारे में तैरता है। पौधों की जड़ों को पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व के कारण, वह जो केशिकत्व के कारण यहाँ से जल पत्तियों तक पहुँचते हैं, और यह पहुँचाने का काम जाइलम करता है, जाइलम जल को ऊपर पहुँचाता है पत्तियों तक। नेक्स्ट देखिए, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? तो क्वार्टज की प्रत्यास्था जो होती है सर्वाधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठीय तनाव घट जाता है, जल का पृष्ठीय तनाव घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है फाउंटेन पेन। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो 1.03 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब कह सकते हैं 1013 के भी बराबर होता है। जल का अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाते हैं? तो सायनता के कारण स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है धातु की शुद्धता ज्ञात करने में। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपित बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट देखिए, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है वाहनों में स्नेहक तेल, ताकि घर्षण होगा तो वह जल्दी ही ग्रीस, धुर्रा, बेरिंग ये सब क्या होगा?
घिस जाएगा और घर्षण कम होगा तो देर के बाद घिसेगा। नेक्स्ट देखिए, आंधी आने पर टीन की छप्पर उड़ा जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुमंडलीय दाब नीचे की वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है। और यह छप्पर जो उड़ाना बर्नौली के प्रमेय के हिसाब से होता है, क्योंकि देखिए यहाँ इसका दाब अधिक होता है, यहाँ दाब क्या होता है, सामान्य होता है, इसीलिए इसको अपने दाब में बहा कर ले जाता है छप्पर को वायु। ध्यान रखिएगा, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद। नेक्स्ट देखिए, पेज का इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि हर पेज में एक बहुत ही काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। जल की संयंत्रता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु गति करना सरल है। वायु में गति करना क्या है, सरल है, क्योंकि इसकी संयंत्रता क्या होता है, वायु का कम होता है। नेक्स्ट देखिए, तरंग गति एवं ध्वनि। तरंग गति ध्वनि में हम लोग देखते हैं, रात्रि दृष्टि उपकरण का में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है, तो औरक तरंगे हैं। कौन सी तरंग है, औरक तरंग। दृश्य प्रकाश का तरंग कितना होता है, तो 390 से 775 नैनोमीटर के बीच होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीव को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है, डॉप्लर प्रभाव के कारण होता है। डॉप्लर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि संपूर्ण महेश वर्णवाल के बुक को आपको उपलब्ध कराया जाएगा मास्टर वीडियो। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण, तो प्रकाश, भूकंपीय तरंग, डोरी युक्त उत्पन्न तरंगे, यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकना भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का तो पहले ध्वनि धैर्य अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में पी जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, उसमें पी जो है भूकंपीय तरंग में एल एस पी होता है, LSP होता है। तो लो वेव्स होता है, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। जो इसमें प्राइमरी वेव्स है वह अनुदैर्घ्य तरंग है, ये दोनों अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है, तो गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और सूक्ष्म किरण। ध्यान रखिएगा, पहले गामा किरण, फिर एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और सूक्ष्म किरण, ये बढ़ते क्रम में है। सबसे बड़ा सूक्ष्म किरणें हैं और सबसे छोटा गामा किरण है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक फ्लो चार्ट में दिया है, इसको हम लोग देखते हैं सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए गामा किरण की खोज करता हेनरी बेकुरल किए थे और इसका उपयोग किस में होता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में गामा किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण का तो WC रोंटगन इसके खोज करता है और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणें जोहान रिटर ने किया था और सिंचाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एवं उत्पन्न जीवाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है और इसके जोहान रिटर खोज करता है। दृश्य किरण के खोजकर्ता न्यूटन हैं दृश्य किरण के, और इसकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती है। औरक्त विकिरण विलियम हर्शेल हैं और फोटोग्राफी में, सिकाई करने में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी जो होता है औरक्त विकिरण ही होता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंग हेनरी हर्टर जिसके खोजकर्ता हैं और इसका प्रयोग किया जाता है रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। यह कोई याद रखना जरूरी नहीं है, इसको आप याद रखिए, इस डाटा को याद रखिए, बहुत काफ़ी मदद मिलेगा एग्जाम में। दीर्घ रेडियो तरंग के खोजकर्ता मार्कोनी हैं। रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में दीर्घ रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है रेडियो तरंगे। कुलिज नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण प्रयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो गामा किरणें कोबाल्ट 60 में प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है बंद चूल्हे में। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत है, तो अवरक्त विकिरण जो है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके और इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं, जो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों पर इसका खासकर प्रयोग किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रत्येक एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत से क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है पराध्वनिक जेट से। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? तो 16.5 मीटर, और इसे 17 मीटर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो यह होता है, दे दिया है डाटा गलत, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 332 मीटर ही पूछे जाते हैं और सभी बुकों में यही दिए हुए 332 मीटर। सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरणन, क्योंकि एक जगह से ध्वनि टकरा के फिर इधर आती जाती रहती है, इसीलिए कांच के जो शीशे होते हैं टूट जाते हैं ज़्यादा ध्वनि होने पर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। सभी जानते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है और बिना वायुमंडल के हम बात नहीं कर सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। वह जैव पद्धति पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग सोनोग्राफी कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है और 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है और 70 डेसिबल से ध्वनि अधिक मानव के लिए हानिकारक है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं। रडार की तरह यह काम करते हैं इनका जो तरंग होता है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी रिमोट में, और यह अवरक्त तरंग होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि स्रोत और तीव्रता। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होती है और तेज संगीत शोर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होती है। सायरन, पुलिस, एम्बुलेंस के सायरन का 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट विमान का 140 से 150 होता है और औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने में 100 से 120 डेसिबल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन ग्राही दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण में लाई जाती है। जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है और बांसुरी पर सभी सुर बजाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम है, तो जो सबसे ध्वनि कम किसमें होगा? तो नाइट्रोजन में होगा। नाइट्रोजन में कितना होगा ध्वनि? तो 332 मीटर, और जल में 1400 और लोहा में 5330 होता है। लोहा में कितना होता है? 5330, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम है, तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटने से ध्वनि का वेग भी क्या होता है? घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से ध्वनि जहाँ होगा वहाँ ध्वनि नहीं गुजरेगी, और चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ही ध्वनि एक दूसरे से व्यक्ति नहीं सुन सकते हैं।
ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। धातु में ध्वनि का वेग क्या होगा, उसमें भी एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 होता है, एल्युमिनियम में सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि एक यंत्र है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। एकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो ध्रुवण जो होती है ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिध्वनि का कारण है, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है, तो 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंग, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे तक भी नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से जो ध्वनि होगा पराश्रव्य तरंग हो जाएगा, इसको भी मानव नहीं सुन सकता है, ध्यान रखिएगा। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है, तो कुत्ते और डॉल्फिन द्वारा जो होता है पराश्रव्य तरंगे सुनी जा सकती है, यानी 20 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पराश्रव्य होगी, और यह कुत्तों और डॉल्फिन द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ चाल देखिए, एल्युमिनियम में 6420 होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। स्टील में 5960 दिया है, और लोहा में 5950, और कांच में 3980 ध्वनि की चाल होती है, और जल में 1400 होता है, 1400 आप याद रख सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होता है, और हाइड्रोजन में 1286 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्री जल में 1533 होता है, क्योंकि उसका सामान्य जल से घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए। सामान्य जल में 1493 होता है, सामान्य जल में 1493। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, महिलाओं की तारतम्य की क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति की, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा, तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। गुब्बारे के आयाम में क्या होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि यह ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाएगा, जिससे वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है, इसीलिए ओस नहीं बनता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस पर 2000 डिग्री सेल्सियस पर मापने हेतु उपयुक्त है, उसे क्या कहा जाता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट देखिए, तापमान मापन हिमांक क्वथनांक बराबर 1 होता है, तो फ़ारेनहाइट में जो हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा, और क्वथनांक कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वथनांक मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उबलना, जैसे कितना पर उबलेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, कितना पर जमेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और यह देखिए, जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है, यह क्या होता है, बराबर होता है, और 180 बराबर भागों में होता है। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई वस्तु जम जाएगा सेल्सियस में, और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में देखिए 273 केल्विन होता है, और क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन हो जाएगा, यानी और बराबर 100 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी में। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन घटता है, आयतन क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब का स्वनियंत्रित करना है, थर्मोस्टेट का कार्य। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में।
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु किस तापमान पर आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में होता है 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु क्या होगा? घट जाएगा। इसीलिए जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं वह बर्फ़ में नमक मिलाकर 22 डिग्री सेल्सियस तक, -22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को कर देते हैं। 0 डिग्री पर बर्फ़ जमता है, इसीलिए ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदे होता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए, शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई जो होगी बढ़ जाएगी, लंबाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, अधिक सुचालक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह भी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्यों होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है। जैसे यहाँ पृथ्वी हो गया, यहाँ बादल हो गए, तो यहाँ जो होता है विकिरण वापस रिटर्न आ जाता है पृथ्वी पर, इसीलिए गर्मी बना रहता है। और जलवाष्प जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक उदाहरण माना जाता है जलवाष्प को। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। बाद में कितना डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ता है, जल का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। जब ऊपर सफ़ेद होगा इधर तो और नीचे काला होगा तो ज़्यादा आरामदेह होगा छाता धारक को। नेक्स्ट देखते हैं, रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो पटरियों की ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन के प्रेशर कुकर का तापमान निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता को एवं तापमान को नियंत्रित करता है वातानुकूलक, यानी कि एयर कंडीशनर। चालक के अनुप्रयोग, शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे के ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडा लगती है, क्योंकि लोहे जो क्या होती है? अधिक सुचालक होती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, क्योंकि वह ज़्यादा हीट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखिए, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में होता है शुष्क बैटरी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतकाल किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतकाल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? तो यह शरीर के ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। पसीना जैसे जैसे निकलता है वैसे टेम्परेचर को नियंत्रित करता है शरीर के। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण कम होता है। नेक्स्ट देखिए, संवहन के अनुप्रयोग, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग होता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय संवहन द्वारा गर्म होता है, संवहन पृथ्वी वायुमंडलीय गर्म द्वारा होता है, संवहन द्वारा। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी संवहन के उदाहरण है, याद रखिएगा।
और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, संवहन सिद्धांत पर ही बनाया जाता है। तो ये सभी संवहन के क्या हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की लगाई जाती है परत, तो रजत परत लगाई जाती है थर्मस बोतल में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, सभी जानते हैं, क्योंकि दाब अधिक पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है, तो ऊर्जा का उदाहरण है। ऊष्मा किसका उदाहरण है, तो ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने वाले कौन सी किरणें का प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं सीटी स्कैन। इससे संपूर्ण शरीर का जांच पता लगाया जाता है रोग का। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस ताप पर निर्भर करती है, तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो समतापी प्रकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य की तुल्य है, तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। विकिरण के अनुप्रयोग, विकिरण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुँचती है, यह विकिरण के रूप में पहुँचती है। पॉलिश किए गए और जो टार्च से हम पहले जो सेल आता था उससे भी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, विकिरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, क्योंकि ऊर्जा एक दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, नष्ट नहीं होती है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बंद करके जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, हिमांक से क्या होता है, कम रहता है, तो वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ हो जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। नेप्तालीन, सोडियम, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो विकिरण से ऊष्मा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंगधर विकिरण को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है, तो -114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है। और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन, और रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, ध्यान रखिएगा तीनों बात। नेक्स्ट देखते हैं, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान प्रदर्शित करता है। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि ऊन खराब ऊष्मा का चालक है, और हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि ये खराब चालक है, बैड कंडक्टर है, इसीलिए ऊष्मा बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं आ पाता है, हवा हो, पानी हो, जल हो, अंदर नहीं पाता है, जिससे हमें गर्म ही महसूस होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेज का इंपोर्टेंट प्रश्न, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदेह होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग क्या होता है, परिवर्तित कर देता है, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है यह, श्वेत को छोड़कर, और काला सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। इसमें देखें प्रकाशिकी जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
मरीचिका किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका, जो कि ज़्यादातर रेगिस्तान में बनता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित होते हैं वायु से जब कांच में प्रकाश की किरण जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चित्र बड़ा दिखाई देता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, इससे चमकीला होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है इसलिए सूर्य नहीं दिखाई देता है, तब पर भी वस्तुएं दिखने लगती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देती हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग चमकदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अनंत कितना होता है? अनंत दूरी कितना होता है? तो इसका इन्फिनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं है। अधिकतम दूरी कोई न्यूनतम नहीं है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग दिखाई पड़ता है कैसा? नीला दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के माध्यम से प्रकाशीय तंतु में संकेत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रॉक साल्ट में 1,96,000 मीटर प्रति सेकंड होता है, 1,96,000 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और तारपीन में 2,04,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 2.04 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में 2.25 लाख होता है। देखिए, इस तरह से आप ये पॉइंट याद कीजिएगा तो आप गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए आप याद कीजिए कि 2.25 लाख यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नायलॉन में 1,96,000 मीटर प्रति सेकंड, नायलॉन में भी और रॉक साल्ट में भी बराबर होता है, 1,96,000 और 1,96,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना में की जा सकती है? तो फिल्म से, जो कि आँख की तुलना किससे की जाती है? रेटिना की तुलना में फिल्म से की जाती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एंडोस्कोप कार्य करता है, जो कि यह एक शरीर के अंदरूनी भाग का जांच करने वाला यंत्र है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस पर रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो कांच में क्या होती है? कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबित को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन।
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। यह प्राथमिक रंग है। यह क्या है? प्राथमिक रंग। लाहनी याद कर लीजिएगा। वस्तु के त्रिविमी यानी 3D प्रतिरूप को अंकित या पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? उत्तल। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश का रंग काला दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार है और इसका संकेत सीधा चलता है और इस तरह से वक्राकार है, तो यहाँ तक तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ तक क्या होगा? इसके संकेत नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रयोग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति से आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, यानी व्यक्ति 5 फीट का है तो दर्पण यदि 2.5 फीट का भी रहेगा तो उसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पीछे का वस्तु देखने के लिए। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई सही अनुमान लगता है। आप एक आँख बंद करके किसी वस्तु को देख कर आप ट्राई कर सकते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर, लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य, वर्ण तरंगदैर्घ्य। इसमें ध्यान रखना है कि 3900 से रंगों का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होगा। देखिए यहाँ 7600 दिया है लेकिन 7800 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे वह प्रश्न कभी पूछता नहीं है। धूप के चश्मे का पावर क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से है रमन प्रभाव का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम प्रयुक्त होता है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए। जब दो समांतर दर्पण स्वल्प दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? सफेद प्रकाश होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव आँख दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है तो 5500 एंगस्ट्रम तक मानव आँख स्पष्ट दिखेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 5 सेकंड लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट 3 सेकंड देता है, मतलब कि 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्ण यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है।
जब इस पर प्रकाश गया, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, तो यह कहाएगा वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, और यह वर्ण विक्षेपण, यह घटना कहा जाएगा वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश तक हमें कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, बैनिया, पीनाला याद कर सकते हैं। इंद्रधनुष के रंग का है कि बैनिया सबसे पहले ऊपर क्या होता है? बैगनी, उसके बाद होता है नीला, उसके बाद आसमानी, तो बैनिया, पीनाला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, याद रखिएगा। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है इंद्रधनुष के लिए। वर्ण विक्षेपण के कारण भी होता है, अपवर्तन कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण इंद्रधनुष बनता है 7 रंग। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को किस दर्पण की सहायता से बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी आपको सार संग्रह महेश वर्णवाल के एनसीईआरटी का आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य कौन सी किरण उत्तरदायी है? तो यह पराबैंगनी किरण उत्तरदायी है रेटिना के जलने के लिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट देखते हैं पेज का इंपोर्टेंट प्रश्न। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन कारण है? तो समुद्र का नीला प्रतीत होना यह कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, जहां अपने वास्तविक स्थिति से कोई वस्तु अलग दिखाई देती है तो वहाँ अपवर्तन ही होगा। इस बात का आप एक ट्रिक बैठा लीजिए, जैसे कि पानी में टेढ़ी, सूर्य का बाद में निकलना, देर से दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना के कारण होता है, यानी वास्तविक स्थिति से भ्रम। हाइलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से हाइलोजन लैंप का होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, याद रखिएगा। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है विद्युत बल्ब का तापमान जब प्रकाशित रहता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से निर्मित होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट करंट। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लुमानुपाती होते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है टरबाइन चलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है और ये सीसा टीन से होता है। सीसा और प्लस टीन से होता है, ये ध्यान रखिएगा, सीसा टीन से होता है विद्युत फ्यूज का तार। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा यंत्र है? तो रेक्टिफायर जो है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है, एसी को डीसी में। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁻6 होता है। मानव शरीर जब शुष्क रहेगा तो 10⁻6 प्रतिरोध होता है मानव शरीर का। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ पारावाष्प रहता है ट्यूबलाइट में। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो मरकरी के साथ नियॉन रहता है प्रतिदीप्त बल्ब में, यानी फ्लोरोसेंट बल्ब में। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है? तो चांदी है।
पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध जो होगा 1/4 हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है, तो आवेश प्रवाह की दिशा जो है विभव निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो तंतु को गर्म करके किया जाता है श्वेत प्रकाश को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है, तो विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं, तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए, यानी प्रतिवर्ती धारा को आमीटर से और विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। अति चालकता का प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है, जो कि भवनों को क्षति होने से बिजली से बचाता है। जो कि विद्युत धारा में सामान्य आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्ष करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चालकता। अब देखते हैं कंडक्टिविटी, चालकता। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं, तो अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, तो 0 ताप पर अधिकतम होती है अर्धचालक की चालकता। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, विद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर। चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण आप देख लीजिए एक नज़र, सभी को तो याद ही रहता है। धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात में विद्युत की प्रवाह होगा। अशुद्ध जल, पृथ्वी के वायु, ग्रेफाइट में भी विद्युत का सुचालक होता है। रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा जो होता है अचालक पदार्थ, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं, तो 0 परागम्यता अति चालकता के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नव आविष्कृत उच्च ताप पर अतिचालक कौन सा है, तो सिरेमिक ऑक्साइड जो है उच्च ताप अतिचालक है, नव आविष्कृत है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने में उपयोग किया जाता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपिंग। नेक्स्ट देखिए, डायोड का प्रयोग किस लिए होता है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक से संबंधित मुख्य बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। और धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, तो चुंबक के दोनों किनारों पर होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में प्रदर्शित करती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति के अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है, तो क्यूरी ताप कहलाता है, जो कि लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय के बीच के ताप को क्यूरी ताप कहते हैं।
किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होगी? तो चुंबकत्व के मध्य होगी, चुंबक के मध्य होगी, और सबसे ज़्यादा यहाँ होगी चुंबकत्व, और इसके मध्य में चुंबकत्व निम्न होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के हैं? तो लोहे के हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर करेगा। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। नेक्स्ट देखिए, त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब खत्म होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट जो है प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हैंस एवं क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने की थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज का तार टूट जाता है और उपकरण सुरक्षित रहेंगे घर के, इसीलिए। और यह शीशा टीन का बनाया जाता है, शीशा प्लस टीन का। नेक्स्ट देखिए, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, सबसे कम होगा। जो अच्छी सुचालक होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय भौतिकी देखते हैं अब। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेन टी सीबोर के द्वारा ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया था। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? तो एक्स-रे विकिरण में होती है सबसे अधिक ऊर्जा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, CD एंडरसन ने। नेक्स्ट देखिए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रव सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन अक्षय ऊर्जा होता है। और तारों में हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन आपको 71% से ज़्यादा है और 25% हीलियम है। नेक्स्ट देखिए, और बाकी अन्य तत्व हैं। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो प्लूटोनियम का है, प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर करता है हाइड्रोजन बम। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत के लिए। रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों कण उत्सर्जित होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ में। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है, जो हाइड्रोजन होता है हीलियम में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखिए, रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्न के विकिरण प्रसंस्करण, मांस उत्पादन में, फलों और सब्जियों के संरक्षण और कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रियता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। और भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। मेसॉन की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने की थी, हिडेकी युकावा ने मेसॉन की खोज की थी। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है, ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम जो है सर्वाधिक पाया जाता है और यह केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में। विश्व में सर्वाधिक थोरियम भारत में ही पाया जाता है, केरल में। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो राजा रमन्ना ने अणु बम के विकास में काफ़ी योगदान दिया था।
परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो पोजिट्रॉन है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन को श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा। नरौरा जो है भूकंपीय पेटी में 4 के अंतर्गत आता है, भूकंप क्षेत्र 4 के, और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश आता है भूकंपीय पेटी में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी 1938 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र देखते हैं एक नज़र, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, यह कोई ज़रूरी नहीं है मेगावाट याद करना, याद रखिएगा बस। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान कोटा में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, यूरेनियम से जो चलता है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। नरौरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। और कूड़नकुलम तमिलनाडु में है। कूड़नकुलम जो केंद्र है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विविध देखते हैं अब। विविध जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। देखिए विविध, यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अत्यधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। 1/6 होता है, सभी लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो तापमान का मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करेगा? 0 जूल कार्य करेगा। विबग्योर और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से है, यही क्रम होता है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं तो तकाशी हिरोज, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तकाशी हिरोज न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं, एक पुस्तक है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से है हाइड्रोकार्बन विजन। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीपैक्स कहा जाता है। उस विधि को क्या कहा जाता है? टेलीपैक्स। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक प्रभाव पर थर्मोकपल थर्मामीटर काम करता है। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक का गलनांक कितना है? तो 47 डिग्री सेल्सियस है प्लास्टिक का गलनांक। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन क्यों फट जाती है? तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण फट जाती है, क्योंकि जल जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए पाइप फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट देखिए,
इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षा में बांधे रखने पर बल्ब को क्या कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल्ब कहते हैं। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटरों और द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों और पॉकेट कैलकुलेटरों में क्रिस्टल द्रव का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश होगा। छड़ पर धन आवेश होगा और रेशम पर ऋण आवेश होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तक तथा अधिकांश वाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसके अक्षर का ही एक वैल्यू पूछ लिया जाता है कि उसका मतलब क्या होगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला अटकामा पेरू में है। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया चंद्र एक्सरे का नाम। नेक्स्ट देखिए पेज का इंपोर्टेंट, परमाणु रिएक्टर में मंद नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम D2O का एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विविध बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित रूप से प्रश्न बनेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री थे और 1961 में गए थे। और वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो कि पहली महिला थी वह 1963 में गई, 1963 में, और यूरी गागरिन 1961 में गए थे। इनके साथ एल्ड्रिन बज भी गए थे, एल्ड्रिन बज और माइकल कॉलिंस गए थे। माइकल कॉलिंस 3 लोग गए थे और माइकल कॉलिंस पायलट थे, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 2021 में। इस बात को ध्यान रखिएगा और पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री, देखिए 1963 में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न होता है लेजर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 3% होता है। नाभिकीय ऊर्जा से 3%। कोयले से सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है, कोयले से, ध्यान रखिएगा। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के साथ। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो गोलाकार होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से है। इसमें डॉप्लर प्रभाव में क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है और कोई वस्तु, मान लीजिए ट्रेन यहाँ से आ रही है तो सीटी देती है, तो इसकी आवाज़ में जैसे जैसे नज़दीक आती है इसकी आवाज़ में, गाड़ी की आवाज़ में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे दूर जाती है वैसे ही परिवर्तन होता है। इसी को डॉप्लर प्रभाव कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि प्रकाश के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन सा अवशोषित करता है? तो ओजोन परत क्या करता है? अवशोषित करता है, जिससे मानव तमाम प्रकार के रोग से बच जाता है। और आज ओजोन के परत में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, जिससे कि तमाम तरह के रोग हो रहे हैं।
जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाएगा। दाब क्या होगा? इसमें घट जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणें किस प्रकार का विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है एक्स विकिरण। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणें किस प्रकार का विकिरण है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी, कर्नाटक में, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण द्वारा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो विचलन होता है प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। इसीलिए इसका कंपास बनाया जाता है, इसीलिए इसका कंपास बनाया जाता है, क्योंकि हमेशा यह उत्तर दिशा की ओर ही इंगित करेगी। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचन से बचाव हेतु अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। शीशे के रजतन यानी सिल्वर ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणे का आकार कितना होता है? तो यह 5 माइक्रोन होता है। यह 5 माइक्रोन होता है। माइक्रोन का आकार 1/1000 mm होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में बनाया गया था। टेप रिकॉर्डर का टेप किस पदार्थ से लेपित होता है? तो यह होता है आपको फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होता है यह लेपित। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पेज का इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप से किया जाता है। बादल में गति नेफोस्कोप से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, घड़ों में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है घड़ी में अपस्फटिक क्रिस्टल। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से स्थापित होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण कृत्रिम उपग्रह प्रयोग किया जाता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है हवाओं में। नेक्स्ट देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विकिरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर है। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1957 में आई। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो 1957 में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर। तापांतर की वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो यह एक भी नहीं लगे होते हैं, इसमें स्पार्क प्लग एक भी नहीं रहते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य ताप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, यदि 100 ग्राम चीनी को आधे लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन जो होगा अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन में प्रयुक्त होता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरण होती है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने दी थी और यह सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की एनरिको फर्मी ने 1942 में दी थी। 1942 में कहाँ? अमेरिका में, ध्यान दीजिए, अमेरिका में इसकी रिएक्टर की खोज हुई थी, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, मोबाइल चार्ज में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफर मोबाइल चार्ज में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान। तड़ी चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से। तड़ी चालित किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तांबे के। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी, क्योंकि हवा लेने से उसका वजन बढ़ेगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किस स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब एवं निम्न ताप पर क्रिया कर सकती है आदर्श गैस। नेक्स्ट देखिए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? तो व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठीय तनाव जो होता है घट जाता है अपमार्जक मिलाने पर पानी में। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि प्रदर्शित करती है? तो हृदय। ईसीजी के माध्यम से हृदय में विकार का पता लगाया जाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? तो ध्रुवण का गुण जो होता है ध्वनि तरंग में नहीं होता है, यह प्रकाश का होता है। नेक्स्ट देखिए, वायु शीतलन किस स्थान के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के क्षेत्र में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों में एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो दूरबीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, पोजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो समान चाल में परिवर्तित वेग का। समान चाल एवं परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगती है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा समुद्र की लहरों में होती है। नेक्स्ट देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? क्यूरी तापमान कहलाता है। जब लौह चुंबकीय पदार्थ किसी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है तो क्यूरी तापमान कहलाता है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है, इसीलिए वक्राकार इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि यह टकराएगा तो अवशोषण करेगी ध्वनि का। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो कौन सा ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगा क्या होगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था।
और 28 फरवरी को इन्हीं के क्रम में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घ वृत्ताकार होगा। नेक्स्ट देखिए, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थितिज विद्युत आवेशित प्रतीत होते हैं, इसलिए वो सट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए एक नज़र। लिफ्ट के संबंध में, लिफ्ट में व्यक्ति के भार एवं विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो क्या स्थिति होगी? जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब वो आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होगा, वास्तविक भार के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, एक समान वेग से, तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। नेक्स्ट देखिए, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा प्रतीत होता है, त्वरण के साथ नीचे आती है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति की भारहीनता अनुभव करेगा। व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा? भारहीनता की स्थिति अनुभव करेगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा? तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत पर जा टकराएगा। यह लिफ्ट है, ध्यान दीजिएगा, यह लिफ्ट है, इसमें व्यक्ति आ रहा है और लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, यानी गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। तो जब गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है, यह व्यक्ति जब यह स्पीड में हो जाएगा इसके गुरुत्वीय त्वरण से, तो यह व्यक्ति जो होगा इस छत से जाके टकरा जाएगा, यह छत से जाके टकरा जाएगा जब गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा व्यक्ति के त्वरण से। तो नेक्स्ट देखिए, अब प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत क्या हैं? आप ध्यान दीजिए एक नज़र। भाप इंजन उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के गति के सिद्धांत के, वो भी कौन? न्यूटन के थर्ड लॉ, तृतीय नियम पर काम करता है। रेडियो और दूरदर्शन या विद्युत चुंबकीय संचरण इन तरंग के सिद्धांत पर काम करता है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर काम करता है, कौन? वायुयान। नेक्स्ट देखिए, सोनार पराश्रव्य तरंगों को परावर्तित करने के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशिकी रेंज तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग और प्रकृति के हिसाब से काम करता है। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के हिसाब से। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित एवं नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी एवं ऑल इंडिया भारत में रोबोटिक्स प्रमुख संस्थान हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो कि परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। एक नज़र देखिए इसको, कहाँ है, किस स्थान पर हैं? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, यह दिल्ली राज्य में है। और भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, उत्तराखंड में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म या मुंबई में, जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस यह नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान यह पुणे में है,
भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। भारतीय यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईगुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बंगलुरु में है और रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। अब देखिए, कौन सी युक्ति किसको ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग यानी कौन सा ऊर्जा किस में रूपांतरित करता है, जो कि निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इससे। तो आइए एक नज़र इसको देख लेते हैं, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत हीटर यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। कार बैटरी यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कार बैटरी करता है। और फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। पेशीय ऊर्जा यानी मानव के पेशीय से यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला। नेक्स्ट देखिए, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को, उसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह टरबाइन जहाँ जल गिरता है इसी टरबाइन पर चलाकर जो कि यांत्रिक ऊर्जा वहाँ से फोकस होती है और इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेम टू सेम टरबाइन वाला ही सिस्टम है इसमें भी। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है परमाणु बम। नेक्स्ट देखिए, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। विद्युत चुंबक होता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में करता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में करता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है विद्युत जनित्र। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि पेज का इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है लास्ट। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ चित्रित करने वाले यंत्र को बायरोग्राफ कहते हैं। आपको 1.25 घंटा में ही भौतिकी का मास्टर वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया। आप इसको निश्चित तौर पर एक बार देखिए और निश्चित रूप से आपको प्रत्येक एग्जाम में इसका लाभ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।